हेलो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि MPTET ग्रेड 3 की न्यू डेट डिसाइड हो गई है, जो आपके एग्ज़ाम जनवरी में होंगे। तो क्यों ना हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हुए अपने लेवल को और अच्छा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा डेट आगे बढ़ेगी कंपटीशन उतना ही टफ होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने पर्यावरण अध्ययन की जो सीरीज़ चला रहे थे, उसमें हमने अपने सीटेक 2016 से लेकर के 2014 मतलब 2016 टू 2014 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीटेक 2013 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके MPTET साथ में आपके सीटेक और सुपर टेट तीनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें जो पर्यावरण 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन आने हैं उनका सिलेबस 90% तक सेम है। तो हम बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है। तो क्या है इसका उद्देश्य? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, इसकी डिटेल इसमें बॉक्स में है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे तथ्य कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। फिर आगे देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गए हमारे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, क्या इसकी डिटेल आपको दी हुई है, आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना। तो कभी भी आपका एनसीएफ 2005 रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देता, इसलिए ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन खालिस्तान को शामिल नहीं करता। तो किसको शामिल नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो ये आपका आंसर है जो रॉन्ग है। फिर आगे देखेंगे, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, देखते हैं कौन कौन से क्रियाकलाप हैं। खानों का उत्खनन, खुदाई, बी है बांधों का निर्माण, सी है बाजार में बेचने के लिए पत्तियों एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, डी है बांस से टोकरी बनाना और ई है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है प्रश्न हमारा। तो प्रश्न है, इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। अब ए तथा बी इसमें कौन से ऑप्शंस में है? तो देख सकते हैं यहाँ, खानों का उत्खनन और बी है आपका बांधों का निर्माण। तो ये दोनों जो हैं, जो जंगलों के क्या होने के लिए जिम्मेदार हैं? आपका नष्ट होने के लिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब इस वाले ऑप्शन से अगर हम देखें तो ये है हमारा सही, बी तथा सी। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, और सी है आपका, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसमें तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि कांसा जो एक मिश्र धातु है, जो तांबा तथा टिन से बना हुआ होता है। फिर आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र की दिशाएं क्या होंगी? तो ये दिशा के लिए प्रश्न दिया हुआ है, देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
अब इससे संबंधित जो मैप वाले क्वेश्चंस है उसको भी मैंने अपने वीडियो में सॉल्व करवाए हैं, तो आप चाहें तो उस भी वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने मैप से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पहले शहर के मानचित्र में क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। तो दो स्थानों के बीच की दूरी कितना दिया है, 15। तो क्या करेंगे, 110 गुणे 15, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1650 मीटर। अब आप इसको किलोमीटर में बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा, भाग 1000 से, तो आ जाएगा आपका 1650। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा इस पे, ए, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किसका भाग है ये, नेपाल का। फिर इसकी ऊंचाई भी दी हुई है, आप बॉक्स में देख सकते हैं। आगे दिया हुआ है, नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए, और आपको बताना है इस ऑप्शन के आधार पे प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपको। माउंटेयरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपर्युक्त में से चुनाव करना है। तो इसका आंसर्स देखते हैं यहाँ, पहले ऑप्शन हो जाएगा क्या आपका, ए, डी तथा ई। अब देखते हैं ई, डी तथा ई में क्या क्या आ रहा है आपका, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ए। डी क्या है, साथी के बीमार होने पर उनका ध्यान रखना और सबके लिए खाने का इंतजाम करना, और ई, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो ये आपके आंसर सही हो जाएंगे। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये आप सभी जानते होंगे, बहुत ही ईजी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रोस। फिर आगे देखेंगे, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित है, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, अल बरूनी कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में सहायक है। तो उनसे संबंधित कुछ तथ्य यहाँ आपके इस बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल काले और सफेद में ही। फिर हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं इसमें। हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ए तथा सी। ए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो हाथी हैं वो, और साथ में 14 से 14 से 15 वर्ष के बच्चे और हथनियां ही झुंड में रहती। हाथी 14-15 वर्ष के बाद झुंड को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर अगला है सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो ये भी आपका ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पराग। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें मिलेंगी, तो कौन सी चीज़ें मिलेंगी, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हम अहमदाबाद से कहाँ जा रहे हैं, अहमदाबाद मतलब गुजरात से होते हुए अहमदाबाद गुजरात जाएं, तो यदि हम रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, तो ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ये वहाँ की प्रसिद्ध खाने की वस्तुएं हैं। फिर आगे देखते हैं, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों की आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, इसलिए वो वस्तुओं को देखने के लिए अपनी गर्दन को क्या करते हैं, इधर उधर घुमाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, तो बहुत ईजी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, जिसमें आयरन की जो कमी है हीमोग्लोबिन में वो पूरी हो जाएगी।
फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? तो ये नहीं है ऑप्शन, ये आप जरूर ध्यान रखिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना किसी व्यक्ति को क्या नहीं करना होता है, उसको कौशल से लैस करना। तो ये आंसर आपका नहीं होगा, मतलब आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसके आगे भी है क्या प्रश्न? नहीं, हाँ। तो आपको बताना है एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्या है ऑप्शन नंबर सी? चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नृत्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। तो ये उद्देश्य नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सही है। फिर है, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? तो कौन सी नहीं करती? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। मतलब शब्दावली और परिभाषाओं को रटाने पर बल दे, तो ये सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। तो इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, नल्ली कक्षा तीसरी के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, जिससे वो क्या करेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव लेकर के उस चीज़ों को जल्दी से ग्रहण कर पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 5वीं की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाए। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो ये आपका पर्यावरण पेडागॉजी से संबंधित प्रश्न था। फिर आगे प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 89 है, प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करती है। तो कौन कौन सी व्यवस्था करती है, ये दिया हुआ है ऑप्शंस में। फिर क्या पूछ रहा है आपसे, उपर्युक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्याम पट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाती है। तो ये आपका आंसर सही है। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। तो ये कुछ योजनाएं दी हुई हैं जो उन्होंने करने के लिए सोचा है। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है यहाँ, उपर्युक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। तो क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने से यहाँ हवा सब जगह है, इसका उपर्युक्त ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने सीटेक 2013 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।